कि वो पहले लेक्चर में हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एनाटमी और फिजियोलॉजी की थोड़ी सी ओवरव्यू की थी। इस ट्यूटोरियल 2 में लिवर सिरोसिस का एक खुलासा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद फिर हम एक एक चीज़ लेंगे और आगे जाएंगे। ये नॉर्मल लिवर है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की वायरल डिजीज़ जिस तरह के हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और नॉन वायरल डिजीज़ जिस तरह के विल्सन और हीमोक्रोमेटोस, इसकी वजह से लिवर की जो एक नॉर्मल एनाटमी है और नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और होता क्या है कि लिवर सिकुड़ जाता है, जिसको सिरोसिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि वायरल और नॉन वायरल डिजीज़ की वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है और फिर फाइब्रोसिस बननी शुरू हो जाती है। लिवर में फाइब्रस टिश्यू जमा होना शुरू हो जाता है। अगर कोई फाइब्रस टिश्यू ना हो तो उसको F0 बोलते हैं और जैसे जैसे फाइब्रोसिस की मिकदार बढ़ती है उसको F1, F2, F3, F4 बोलते हैं। और जब F4 मैक्सिमम फाइब्रोसिस होती है तो लिवर में रीजनरेटिव नोड्यूल्स या दाने बन जाते हैं और इसको फिर सिरोसिस लिवर बोलते हैं। सिरोसिस लिवर को हम डायग्नोज करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ज़रिए भी। कुछ इलामात होती हैं वो फिर मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री के ज़रिए भी हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको लिवर सिरोसिस है। इसके बाद FIB4, एप्री, फाइब्रोस्कैन, ये तमाम चीज़ें हमें लिवर सिरोसिस की डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। लिवर सिरोसिस सारी उम्र की बीमारी है। आहिस्ता आहिस्ता ये वर्सनिंग होती है, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये अगर इसका इलाज ना हो जाए तो बंदे को मार देती है, लीथल है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक CTP स्कोर है और एक मेल्ट स्कोर है। ये फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि इनसे क्या मुराद है। लेकिन ये दो ऐसे पैमाने हैं, पैरामीटर है कि जिसके ज़रिए हम लिवर सिरोसिस की सिविरिटी को ओवर टाइम मालूम कर सकते हैं। इस तरह के मैंने बोला कि लिवर सिरोसिस की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इनमें से जो एक कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम सर से शुरू करें, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी HE, जिसमें मरीज़ कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद वेरिसेल ब्लीडिंग, इसको खून की उल्टियाँ आती हैं। असाइटिस, पेट में पानी जमा हो जाता है, मुँह पर से नीचे जा रहे हैं। और फिर असाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकती है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, वो रेजिस्टेंट एसाइटिस बन जाती है। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। HCC ट्यूमर बन सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन इस मरीज़ को हो सकते हैं और खून पतला हो जाता है, PTNR प्रोलॉन्ग हो जाता है, कोएगुलोपैथी होती है और माल न्यूट्रिशन होता है, इसका वज़न कम होना शुरू होता है। इन कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन के भी कुछ तरीके हैं कि हम ऐसा इलाज करें कि ये पेचीदगियाँ बन ही ना पाएँ। इसके अलावा अगर एक दफ़ा बन जाए तो उसको दोबारा रोकने के लिए फिर हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन के भी कुछ तरीके होते हैं। और अगर मरीज़ इन चीज़ों में आ जाए कि HE में आ जाए या वेरिसेल ब्लीडिंग हो या असाइटिस हो तो उसका इलाज भी होता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको ACLF बोलते हैं, एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर। ये अचानक ही सिरोसिस होता है, ठीक ठाक मरीज़ होता है, लेकिन अचानक ही वो ख़राब हो जाता है, एक्यूट उसकी डिकम्पेंसेशन होती है। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस हो कि बार बार HE हो या उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो, एसाइटिस बहुत ज़्यादा हो या ट्यूमर हो, तो उसका एक ही इलाज होता है लिवर ट्रांसप्लांट, के उसके जिगर बदल दें। ACLF का भी इलाज होता है लिवर ट्रांसप्लांट, LT मीन्स लिवर ट्रांसप्लांट। और लिवर ट्रांसप्लांट ये तो हतमी इलाज है, सही इलाज है, लेकिन जिगर ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग इन मरीज़ों को इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ये बीमारी अगर किसी का हेपेटाइटिस C की वजह से सिरोसिस हुआ हो और वो हमने लिवर बदल दिया हो तो उसको डिज़ीज़ दोबारा भी आ सकती है। और दूसरी, चूँकि ये तमाम उम्र इन लोगों को ड्रग दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो अगर कोई और बीमारी है, उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या और कोई मेडिसिन लेनी होती है, तो उनकी वजह से ड्रग इंट्रैक्शंस भी इन मरीज़ों को हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया